नमस्कार दोस्तों। स्टॉक स्पेसिफिक में हम बात करेंगे एएमसी वाली कंपनी को, जिसको हम एसेट्स मैनेजमेंट वाली कंपनी कहते हैं। उसमें कुछ बड़े चेहरे हैं जिसमें से लोग मार्केट में लिस्टेड है। उसमें से एक चेहरा जिसका नाम है यूटीआई, यूटीआई एसेट्स मैनेजमेंट। इसमें चार्ट में क्या लग रहा था, हमने एक ट्रेंडिंग की बात करेंगे, कोई भी फंडामेंटल्स ओनली हाईलाइट्स की बात करेंगे। आपको कम्प्लीटली पे नहीं जाएंगे क्योंकि थोड़ा सा पार्ट्स हम लेंगे जो कि ट्रेंडिंग में चलती है और मार्केट अभी क्यों चल रहा है ऐसा, और इसकी प्रति जो चीज़ें हैं वो निकल के आती है। मैं उसको लेटेस्ट लूँगा और उसके रम में देखने को आती है जो स्टॉक का जो एक ट्रेंड निकल के आता है कुछ दिनों से। मैं ट्रेंड की सीधे सीधे ट्रेंड की बात करूँ, ट्रेंड क्या निकल के आता है, स्टॉक एक सीढ़ियाँ चढ़ती है और थोड़ी सी गिरती है और सीढ़ियाँ जब दोबारा चढ़ती है तो वो एक हायर टू हायर्स पे चलती है। तो ये कहा जा सकता है थोड़ी सी गिरावट आई थी, लेकिन गिरावट के बाद जो स्टेबिलिटी बनती है स्टॉक में वो तरह अट्रैक्टिव होता है। इसी क्रम में इसी तरह के चार्ट हम यदि देखें, बैक टू बैक देखें तो निकल के आता है। इसी तरह के सेम ग्राफ्स में हम देखें तो यहाँ भी और पिछले कुछ पीरियड में स्टॉक ने सेम रिएक्शंस किया है। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होता है और हमेशा ये एक हाई टू हाई लेवल पर कामकाज करती है। हम जानने के प्रयास करेंगे यूटी एसेट्स मैनेजमेंट के बारे में, और इसका कौन है प्रमोटर्स और कैसे काम करती है कंपनी। तो पहले हम जाने इसके वेबसाइट्स पे जो कि कंपनी क्या करती है। आपको पता होगा यूटीआर, जो कि यूटीआर पहले हम एक सिंपल शब्दों में सब पहले समझते थे, एक पेन कार्ड इशूइंग अथॉरिटी थी पहले, बाद में म्यूचुअल फंड्स वगैरह में काम करती है। इसके पास यदि प्लान की बात करें, सर्विसेज की बात करें, ढेर सारे सर्विसेज हैं इसके पास, जो कि डिजिटल केवाईसी और अपडेटेड फटका वगैरह का, जो कि केवाईसी वगैरह काम देखती थी। साथ में इसका देखें, ये म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है कुछ पीरियड में, और अच्छी खास इसके पास फंड है, फंड की कोई कमी नहीं है। इसकी मैनेजमेंट पोर्टफोलियो भी अच्छा खासा देखने में आती है। इसके पास एसआईपी आजकल नया ट्रेंड चला है, वो भी चलाती है। मैं कोई प्रोडक्ट को और किसी सर्विसेज के लिए आपको नहीं बता रहा हूँ, केवल हम फंडामेंटल समझने का प्रयास कर रहे हैं उस कंपनी के बारे में, कंपनी क्या करती है। आगे जानते हैं कंपनी क्या, जो कि यदि हम इसको यहाँ पे देखूँ स्क्रीन के ऊपर, तो कंपनी के बारे में कहती है जो कंपनीज एसेट्स प्राइमरी एंगेज इन द एक्टिविटी ऑफ द राइजिंग फंड इन द फंड फॉर इन द रेंटेड इन्वेस्टमेंट और रेंटेड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विस टू द स्कीम ऑफ यूटीआई म्यूचुअल फंड। और इधर रजिस्टर्ड है सेवी के साथ, और कहती है फर्स्ट म्यूचुअल फंड्स, कहते हैं इट वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस म्यूचुअल फंड इन इंडिया एंड फोकस सोली ऑन इन्वेस्टमेंट इन द मैनेजमेंट रिलेटेड सर्विसेज। साथ में ये सारे काम देखती थी। की पॉइंट्स की बात करूँ तो की पॉइंट्स में यहाँ पे निकल के आती है प्लैनेट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड इन इंडिया, और टॉप मोस्ट कंपनी है। हम इसको जानने के प्रयास करते हैं। पहले चलते हैं इसका फंडामेंटल्स में। देखें जरा स्टॉक की रेंज तो 924 के आसपास निकल गया था। थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर था, जबकि मार्केट में आज अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिला है रियल से पहले का। और ये जो स्टेबिलिटी है वो क्या दर्शाती है, वो आप एक आंकलन किया जा सकता है मार्केट के लिए। दूसरी तरफ 52 की हाई की बात करें तो 1005, और लो की बात करें 663। दोनों का गैप काफ़ी बड़ा नहीं है, लेकिन एक सस्टेनेबिलिटी के साथ इसमें जंप देखने को मिला है। इसमें यदि हम पेज वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये के आसपास, और इसमें पी और पी बी कुछ भी नहीं निकल के आता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता है। लेकिन बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू कितनी निकल के आती है, इसलिए बुक वैल्यू की बात करें तो नियरली 345 के आसपास निकल के आता है। स्टॉक ट्रेड कर रहा है करीब 1000 के आसपास। एक साल के चार्ट को अगर देखूँ तो एक साल के चार्ट में अच्छी खासी जंप है। पिछले 5 दिन में स्टॉक में क्या हुआ, पिछले 5 दिन में थोड़ा सा पैनिक हुआ था, लेकिन एक स्टेबिलिटी दर्शाती है एक फिक्स टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो कभी भी जो हम आकलन करते हैं उसको कभी बार टेट फ्रेम के हिसाब से, कभी बार बॉटम्स, कई बार टॉप्स से कंपेयर करना होता है। उसके बेसिस पे क्या लगता है, कई बार मार्केट आपको लगता है जो मार्केट अच्छी खासी जंप दे रही है, कई बार होता है नहीं करती है। तो एज ऑन सेम डेट पे जो यदि कोई बनाता है उसके बेसिस पे चलता है। यहाँ लेटेस्ट अपडेट ये था 22 तारीख को, जो कंपनी ने अलॉटमेंट ऑफ ईएस, जो कि एम्प्लॉय स्टॉक स्कीम का होता है, उसके अकॉर्डिंग कंपनी ने अपने शेयर्स को अलॉट किया है अपने एम्प्लॉयर के लिए। साथ में देखें इसका अर्निंग कॉल जो रिजल्ट का पार्ट आ चुका है, 2 तारीख को आया था। हम इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। कॉर्पोरेट एक्शन में देखें तो कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी है, और 1000 रुपये के आसपास का स्टॉक है, और नियरली ये 23 में करीब 22 रुपये का डिविडेंड देता है। फिलहाल क्या डिविडेंड देता है यहाँ पे ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, जो अर्निंग्स कॉस्ट वाली ऑप्शन है उसमें चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें डिविडेंड की क्या पार्ट करती है। और डिविडेंड के बारे में हमें यहाँ पे एक सिंपल सा एक लगाते हैं फिल्टर्स, और कहते हैं डिविडेंड के बारे में। तो कहती है एज पर द मार्च 24 द की AMFI
reported has the more than 60% of the assets, about the 33.3 lakh crore based on the emergings or the held by the individual, and the around 84% of individuals और डिविडेंड की बात हम करें तो डिविडेंड की बात करते हैं। यहाँ पे कहती है आई हैव 3 क्वेश्चंस। मैं डिविडेंड के लिए कुछ क्वेश्चन पूछा था जिसमें कि ये कुछ परसेंटेज था जहाँ पे शुड बी द एक्सेप्टेड एट द सेम 55% से 60% के आसपास पे आउट रेशियो होगा। यहाँ पे क्लियरिटी की बात करूँ तो मैं क्लियरिटी की थोड़ा सा और इसमें देखूँ क्या निकल के आता है यहाँ पे रिजल्ट में। तो इसमें थोड़ा सा और फिल्टर करूँ तो ये निकल के आता है तुम्हारे कुछ और जो मेंबर्स थे उन्होंने कहा कि 100% के आसपास होना चाहिए रेशियो। और केवल 3 जगह इनकी बात हुई है पूरे मीटिंग के अंदर। तो एक तो पहला मोहित मंगल ने पूछा, कहते हैं आई हैव 3 क्वेश्चंस फर्स्ट ऑन द डिविडेंड आई थिंक यू हैव given the special dividend going forward should be the expert the same 55 to 66% dividend payout ratio। और दूसरा इन्होंने कहा, एक दूसरे लोग थे जिन्होंने रहमान जी उन्होंने कहा कि डिविडेंड इज कंसर्न वी हैव पॉलिसी दैट दे ऑलवेज पे द मिनिमम 50% डिविडेंड एंड आवर इन्वेस्टर्स। लास्ट ईयर वी पेड अराउंड 66% और 66 और 27 नियरली देखा है तो फाइनेंशियल ईयर एंड हैव द गिवन द एडिशनल डिविडेंड एंड द 100% ऑफ द प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूशन अवर आवर इन्वेस्टर्स। और ये 2-3 तरह की चीज़ें निकल के आती है। तो यहाँ पे डिविडेंड की पार्ट में क्लियरिटी नहीं निकल के आई क्या होने वाला था। साथ में देखा जाए इसका जो कि हमने कॉर्पोरेट एक्शन में डिविडेंड की पार्ट देखी तो यहाँ पे 22 रुपये के आसपास 23 में आया था। अभी 22 उससे पहले भी करीब 21 रुपये का डिविडेंड था। तो इसको हमने समझने का प्रयास का। साथ में रिजल्ट की पार्ट की बात करें तो कंपनी का रिजल्ट का परफॉर्मेंस जो है उतना लेवल पे अच्छा नहीं रहा। क्वार्टर टू क्वार्टर देखें 346 करोड़ से 370 करोड़ पे आती, थोड़ा सा सेल्स कम हुआ लेकिन प्रॉफिट की पार्ट में थोड़ा सा इंक्रीज किया जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट जो ईपीएस था वो भी चेंज हुआ। हम इसको थोड़ा और समझें, थोड़ा सा और डीपली चलें और समझिए क्वार्टरली टू क्वार्टरली के बेसिस पे। यहाँ पे मार्च तक के क्वार्टर में देखने को आया 416 करोड़ के आसपास का जो रिवेन्यू जो कि सेल्स रहा है उस सेल्स में देखने को आया जो ये टॉप पे नहीं रहा क्योंकि इससे पहले भी कभी कंपनी ने सितंबर 22 में 435 करोड़ और इससे पहले से दिसंबर में 449 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू जनरेट किया था, सेल्स जनरेट किया था। उसके बेसिस पे यदि नेट प्रॉफिट को कंपेयर किया जाए तो नेट प्रॉफिट में 181 करोड़ का प्रॉफिट आता है क्वार्टरली बेसिस पे। और ये यदि हम इसको पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो अच्छा रिजल्ट नहीं रहा था क्योंकि उसमें 203 करोड़ के आसपास निकल के आया था। और ये जो डेटा था ये हमने कंसोलिडेटेड डेटा को कवर किया। इसके साथ साथ यदि हम क्वार्टरली ईयर टू ईयर का देखें तो यार प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से देखा जाए तो ये निकल के आती है कंपनी में जो सेल्स नियरली देखा जाए सबसे टॉप पे रहा है 1700 करोड़ के आसपास रहा। इससे पहले कभी भी इतना नहीं रहा। जबकि नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो ये नेट प्रॉफिट नियरली अबाउट निकल के 802 करोड़ पे आता है। इससे पहले कभी भी इतना प्रॉफिट नहीं है जो कि कहा जा सकता है। तो पिछले साल से ये डबल का रेशियो पार कर रही है। इसकी वजह से डिविडेंड पे आउट भी 78% के आसपास निकल के आती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा कम है अदर HDFC और दूसरी कंपनियों से। यहाँ पे 60% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकल के आती है। बैलेंस शीट में कुछ पार्ट्स को देखा जाए जिसमें से आजकल कुछ नए ट्रेंड चलते हैं जो अपने रिवेन्यू तो काफ़ी जनरेट किया इस साल में लेकिन रेवेन्यू के बेस पे आपके सन्ड्री डेटर्स क्या निकल के आता है। तो सन्ड्री डेटर्स वाले पार्ट्स को जरा हम चेक करें तो सन्ड्री डेटर्स में कुछ ऐसा निकल के आता है जहाँ फिक्स एसेट्स अदर लायबिलिटीज़ और इसमें हम अदर लायबिलिटी के एसेट्स के अंदर देखा जाए तो इसमें ट्रेड रिसीवेबल की बात करेंगे तो ट्रेड रिसीवेबल केवल 83 करोड़ के आसपास निकल के आता है। तो इसमें बहुत बड़ा पुल बैक नहीं था जो कि पिछले पीरियड से काफ़ी कम हुआ था। आजकल क्या होता है कई बार कुछ ऐसे से भी चेक करता है जहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स तो काफ़ी बढ़ा देता है जिसकी वजह से सेल्स इंक्रीज कर जाता है और वो बाद में उतना एक्चुअल लायबिलिटी होती नहीं है कंपनियों के लिए। ये हमने इसको समझने का प्रयास किया। साथ में रिजर्व भी देखा तो रिजर्व भी काफ़ी अच्छा एक रिजर्व फंड इनके पास भरा हुआ है करीब 4200 करोड़ के आसपास का। हमने इसको समझने का प्रयास किया। साथ में इसको देखें यदि हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो यहाँ पे 100% पब्लिक के पास और पब्लिक में जो पोजीशंस हैं उसमें सभी के सभी बड़े DI और FI भी हैं। तो कुछ में जो FI हैं वो थोड़ा कम है और FI की पोजीशन स्टेबिलिटी के साथ कामकाज कर रहे हैं। थोड़ी सी इसमें इंक्रीज किया है
तो एफ आई में 5% है तो कुछ बड़ी नहीं है, लेकिन डी आई यहाँ पे काफ़ी अच्छा पोजिशन में है, जिसमें डी आई में पंजाब नेशनल बैंक को कहा जा सकता है, इसमें एक बड़ी लीड्स प्लेयर है, यहाँ पे 15% से ज़्यादा की पोजिशंस, और बैंक ऑफ बड़ौदा में करीब 10%, और स्टेट बैंक करीब 10%, साथ में देखें एल आई सी करीब 10% के आसपास, और कुछ नाम निपॉन लैब्स के बारे में देखो तो करीब 7% के आसपास, टाटा म्यूचुअल फंड करीब 3% के आसपास, जो कि एक सामूहिक कह सकते हैं, सामूहिक पोर्टफोलियोज देखती है कंपनी। इसमें सारी सभी कंपनियों का एक योगदान था, जो कि इस कंपनी को वैकेंट करती है एक प्रमोटर के तौर पे हो सकता है, लेकिन है ये डीआई के अंदर एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में कोई भी बड़ी चेहरा की बात करें तो उसमें एक नाम निकल के आता है, जिसका नाम है टी रॉय प्राइस इंटरनेशनल्स लिमिटेड। इसके पास करीब 22% की होल्डिंग है, और यहाँ पे 22% ये कंपनी कहाँ की है, किसकी है, ये इसको हम समझने का प्रयास करें थोड़ा सा। जो 22% की होल्डिंग पब्लिक में कोई एक लेके रखा हुआ है, इसको हमने गूगल पे सर्च किया नॉर्मली और समझने का प्रयास किया टी रॉयस प्राइस इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। तो कहती है कंपनी इज द आफ्टर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड द एडवाइजरी सर्विसेज इन द इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। और ये कंपनी कहाँ की है वो कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन, पेरेंट कंपनी इसकी है टी रॉयस एसोसिएट आई एन सी। ये बेसिकली कंपनी है किसी ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी है शायद, ऐसा कुछ लगता है। कुछ ऐसा नाम जिसको मैं देखूं जरा, और आईएनसी को, आईएनसी के बारे में क्या निकल के आती है, तो ये कहा जा सकता है जो ये जो कंपनी है वो कंपनी, इसके अबाउटस को जरा ले लिया और अबाउटस को समझने का प्रयास करता हूँ। और अबाउटस में कंपनी कहती है हमारी इंटरप्राइजेस ये वो ये लिखते हैं। अबाउटस में कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है या नहीं है जहाँ पे कंपनी के बारे में कुछ मिले, जहाँ पे कंपनी कहाँ की एक्चुअली है। तो कंपनी के बारे में मैं यहाँ पे देखूँ तो कहती है कंपनी जो कंपनी इज बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस प्रोसेस, और ये कुछ ऑल राइट अरविंद कुछ ऐसा रॉ प्राइस ग्रुप्स आईएनसी है, जो कि एक इनकी ट्रेडमार्क है, और ये कंपनी फॉरेन की है। और कहा जा सकता है यहाँ पे इसके अंदर अबाउट अस में हमने इसको देखा, एड्रेस का कुछ है, एड्रेस ग्लोबल चेन के हिसाब से यूएस बेस्ड लगती है कि यूएस एंड कनाडा बेस्ड, यूएस की कंपनी है शायद ये कंपनी, जिनकी काफ़ी 22% के आसपास पोजीशन है। और ये कहा जा सकता है जो 22% की पोजीशन सबसे बड़ी पोजीशन यहाँ पे है, यूटीआई को एक प्रॉम्प्ट कर रही है एक बैकएंड प्रमोटर के तौर पर। उनकी पोजीशन कब बनी थी, कि पोजीशन बनी थी नियरली देखा जाए टाइम फ्रेम के हिसाब से तो सितंबर 22 में अपनी पोजीशन को इन्होंने इंक्रीज किया था। इससे पहले कोई पोजीशन देखने में आई है इसके पास, या इससे पहले भी उनके पास पोजीशन थी, और ये पोजीशंस उसके पास स्टेबिलिटी के साथ हमेशा है। डीआई के अंदर देखा जाए तो डीआई के अंदर इसका नाम निकल के आया था, लेकिन कंपनी जो है वो बेसिकली यूएस बेस्ड की है, लेकिन यहाँ पे डीआई के अंदर है क्योंकि ये कंपनी बेसिकली इंडियन के अंदर फॉल करती है। तो कहा जा सकता है यूटीआई को एक सबसे बड़ी जो बैक सपोर्ट है वो करती है यूएस बेस्ड कंपनी, जिसको टी रॉयस प्राइस इंटरनेशनल है, जो कि आईएनसी ग्रुप्स कुछ हमने इसको सर्च किया यहाँ पे। आगे समझते हैं कंपनी के बारे में, जो कि एक हमने एक प्राइस चेन की बात करें जहाँ पे प्राइस में कितना का डिफरेंस आता है। और ये हमने हमेशा कहा है, जो कई बार कुछ कंपेयर करने के लिए कुछ चीज़ों को हम बॉटम से लेते हैं, कई बार कुछ टॉप से लिया जाता है, जिसकी वजह से मार्केट में रिएक्शन होता है। यदि आज के हम कंपेयर करें, कई बार कंपेयर यदि मैं यहाँ से करके देखूँ तो मार्केट में लगेगा कि वो तो स्टॉक बड़ा रिएक्टिव है। यदि मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो लगेगा स्टॉक मैंने लिया उसके बाद तो गिरावट ही गिरावट देखने को मिली। ऐसा नहीं होता है स्टॉक में। यदि हम रैली की बात करें तो इसमें हमेशा ही इसी तरह के ट्रेंड में इसने कारोबार किया है। इसमें ऐसा ही इन्वेस्टर और ट्रेडर का रिएक्शन था, जिसमें कि 3 सालों में करीब 23%, बहुत बड़ी जंप नहीं लगी, 2 सालों में करीब 39। लेकिन एक्चुअल में जो एक्चुअल ट्रेडर और इन्वेस्टर है, इन्होंने एक बॉटम्स पे लिया, स्टेबिलिटी पे लिया, उसके बाद मार्केट एक स्टेबिलिटी के साथ अच्छी खास कारोबार किया है। और इसमें देखा है तो करीब 1 साल में 37% और 3 महीने में करीब न्यूट्रल के आसपास थोड़ी सी गिरावट इसमें आज एज ऑन डेट के हिसाब से देखने को मिलता है। इसके पीयर्स कंपनी में सबसे पहले HDFC MC आता है, IV आता है, और हम सबको धीरे धीरे बैक टू बैक स्टडी करते जाएंगे, सामने रखने का प्रयास करेंगे और समझेंगे मार्केट का रिएक्शंस के बारे में। और इसका देखो जरा यूटीआई में, जहाँ पे हम पीयर्स की बात यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे सारे के सारे एनबीएफसी वाले हैं। चार्ट की बात करूँ केवल हम 1 महीने के चार्ट का एक एवरेज लेके चलो तो 200 डे के मार्क से देखो तो काफ़ी नीचे और काफ़ी ऊपर के रिएक्शंस में।
और इसका भी काफ़ी जो है सस्टेनेबिलिटी के साथ एक काम काज कर रही है स्टॉक। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना। हम बात कर रहे थे यूटीआई एएमसी के बारे में, जो कि एक म्यूचुअल फंड्स और साथ में और भी सारा काम करती है जो कि फंडामेंटल्स में दर्शाती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।